ये स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th यूनिट नंबर 9 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है, इसके कुछ एजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। वो कुछ एजम्पशन इस टाइप से हैं कि ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ द मोलिक्यूल, सभी गैसेस मोलिक्यूल से मिलकर बनी है और जो मोलिक्यूल है किसी भी गैस का दे आर ऑल अलाइक एंड डिफर फ्रॉम द अदर गैस मोलिक्यूल्स। मतलब बेटा एक गैस के मोलिक्यूल सभी एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग गैसेस के मोलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। मान लीजिए हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस के मोलिक्यूल सभी एक जैसे होंगे लेकिन वो नाइट्रोजन गैस के मोलिक्यूल से बिल्कुल अलग पाए जाएंगे। क्लियर है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, मोलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी गैस के मोलिक्यूल जो साइज में एक जैसे होंगे लेकिन बहुत स्मॉल होंगे। क्लियर है। मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए बेटा जो गैस मोलिक्यूल है उनके बीच के अगर डिस्टेंस को कंपेयर करें और उनके साइज को देखें तो साइज उनका बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। क्लियर। मोलिक्यूल ऑफ गैस बिहेव एज परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर। जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं वो तो एक परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर की तरह काम करते हैं। क्लियर है। और जो इनके बीच में कोलिजन होगा वो कोलिजन भी पूरी तरह से इलास्टिक होगा। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है। जब मोलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या किसी कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। एंड मोलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन। वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई मोलिक्यूल इस तरफ, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करते हैं हमेशा ही। नेक्स्ट है, बिटवीन टू कोलिजन मोलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। जो बिटवीन टू कोलिजन्स बेटा मोलिक्यूल जो हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक गैस मोलिक्यूल है, वो मूव कर रहा है तो यहां से यहां तक वो मूव किया, यहां पे इसका कोलिजन हुआ किसी दूसरे मोलिक्यूल से, तो यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। क्लियर है। जो कोलिजन के बाद ये अपना रास्ता चेंज करता है। तो नेक्स्ट है, कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। मतलब जो कोलिजन है वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट है बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो कंसीडर कीजिए आप कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, L। क्लियर है। इसके अंदर गैस मोलिक्यूल्स हैं C1, C2, C3, Cn। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द n मोलिक्यूल्स। गैस के n मोलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट मोलिक्यूल की वेलोसिटी C1, सेकंड की C2, थर्ड की C3, ऐसे n मोलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी दी हुई है आपको। क्लियर है। m क्या है, हर मोलिक्यूल का मास इक्वल है सभी मोलिक्यूल का मास, दैट इज m। क्लियर है। अभी वेलोसिटी है जो C1, फर्स्ट मोलिक्यूल की बात करते हैं हम, उसकी वेलोसिटी कितनी है, C1। उसको तीन कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, x along the x axis, along the y axis, along the z axis। along the x axis वेलोसिटी है u1, along the y axis हमने इसको ब्रेक किया, वेलोसिटी v1, along the z axis मान लीजिए वेलोसिटी है w1। एक्चुअली रियल वेलोसिटी कितनी थी, c1 फर्स्ट मोलिक्यूल की, उसको हमने तीन कंपोनेंट में ब्रेक किया है, along the x axis, along the y axis, along the z axis, u1, v1, w1। क्लियर। तो अब क्या होगा, अगर हमें C1 का स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। क्लियर है। देखिए जो एक्चुअल में वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो इक्वल होता है उसके जो तीनों कंपोनेंट है ना उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तीनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उनको ऐड कर दो। क्लियर है। तो C1 स्क्वायर ही हमेशा इक्वल होता है u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। ऐसे सेकंड मोलिक्यूल के लिए भी होगा एंड अप टू सो ऑन, सभी मोलिक्यूल के लिए ये रिलेशन वैलिड है। यहां पर C2 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको। तो नाउ द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मोलिक्यूल, देखिए जरा, फर्स्ट मोलिक्यूल है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है ये फर्स्ट मोलिक्यूल इस तरफ। तो मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी।
mu1। क्लियर है। कोलिजन के बाद ये मॉलिक्यूल वापिस आ जाएगा। देखिए पहले ये इस u1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा था, इसका कंटेनर की वाल के साथ कोलिजन होगा और वह कोलिजन के बाद दोबारा सेम वेलोसिटी से वापस आएगा, इलास्टिक कोलिजन और सेम वेलोसिटी से वापस। कितनी वेलोसिटी बाद में? तो अगर जाते टाइम इसका मोमेंटम mu1 था तो वापस आते टाइम भी सेम मोमेंटम होगा mu1, लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है तो माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में। बात समझ में आई? देखिए मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, मोमेंटम कितना? मास इंटू वेलोसिटी। जब वापस आएगा तो सेम मोमेंटम होगा m इंटू यू, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहती है इलास्टिक कोलिजन के बाद। तो अगर जाते टाइम प्लस में था तो वापस आते टाइम बेटा माइनस में होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो अब मोमेंटम में टोटल कितना चेंज आया? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दो। फाइनल मोमेंटम क्या था? माइनस mu1। इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu1, उसको माइनस कर दिया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2mu1। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया अपने पास चेंज इन द मोमेंटम। क्या आया हमारे पास? ये चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, या यूं कहें द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द फेस PQRS। ये जो फेस है हमारे पास PQRS, गैस मॉलिक्यूल ने इस फेस पर कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया? दैट इज 2mu1। क्लियर है बेटा? तो टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मॉलिक्यूल ने दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच कितना टाइम लिया? टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस एक तरफ का l, वापिस आया फिर l, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 2l। 2l बाय वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कितनी है? u1। क्लियर है? तो अब देखिए जरा सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली ये जो सरफेस था PQRS, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया? देखिए जरा, फोर्स क्या होता है बेटा? दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dt। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? 2mu1। 2mu1 अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम कितना लगा? 2l/u1। 2l/u1। बात समझ में आई है बेटा? चेंज इन मोमेंटम 2mu1, चेंज इन टाइम कितना? 2l/u1। तो फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम अपॉन टाइम। क्लियर है? तो अपने पास आया बेटा F1 की वैल्यू 2mu1/2l/u1। 2 से 2 कैंसल, ये u1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा mu1² अपॉन l। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल ने फोर्स लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग mu2²/l। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड पार्टिकल्स ने सभी ने फोर्स लगाया। बात समझ में आ गई है? तो टोटल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस कितना आया? Fx इक्वल्स टू F1, F2, F3, Fn, सभी को जोड़ दो तो टोटल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस आ गया बेटा। सभी को जब हमने जोड़ा तो देखिए जरा, m/l सभी में कॉमन था। m/l सभी में क्या आ रहा है? कॉमन। अंदर अलग क्या है? u1² प्लस u2² u3² प्लस un²। सभी को इनको जोड़ दिया। क्लियर है बेटा? F1, F2, Fn सभी की वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास ये आया। तो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है ये, तो प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा? प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। क्यूब की एक साइड का एरिया कितना होगा? लेंथ का स्क्वायर। स्क्वायर देखो बेटा, ये हमारे पास डायग्राम था, हमें इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर निकालना है। तो इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों सेम है L, तो L इंटू L, L का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आया आपको? तो प्रेशर फोर्स बाय एरिया ये होता है ना, फोर्स बाय एरिया है L का स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू ये रही
इसको एल स्क्वेयर से डिवाइड कर दो तो अपने पास आएगा m/l⁻³ और ये एज इट इज। ये तो है प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे प्रेशर अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसे ही प्रेशर अलोंग द जेड एक्सिस। वाई एक्सिस में वेलोसिटी u की जगह v ली है, जेड एक्सिस में वेलोसिटी हमने w कंसीडर करी है। क्लियर है बेटा? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, गैस जो है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्मली फैली हुई है। जितना प्रेशर हमने एक्स एक्सिस में लिया उतना ही प्रेशर वाई में होगा, उतना ही जेड में होगा। ठीक है, तो अभी हमने एवरेज प्रेशर निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? एक्स एक्सिस का प्रेशर जोड़ो वाई एक्सिस का प्लस जेड का डिवाइड बाय 3 कर दो तो एवरेज आ जाएगा इससे। ठीक है ना? तो एक किसी भी डायरेक्शन का एवरेज प्रेशर क्या होगा, तीनों को ऐड किया डिवाइड बाय 3, एवरेज निकाल दिया। तो देखो बेटा, px py pz इन सभी में क्या कॉमन है? m/l⁻³ 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 कॉमन, ये 3 है, ये हमने आगे लिख लिया। अब px के अंदर और क्या बच गया? u1² + u2² + un²। py के अंदर क्या था? v1² + v2² + vn²। pz के अंदर क्या था बेटा? w1² + w2² w3² wn²। सभी को कंबाइन कर दिया। मतलब यहां पर हमने px py pz की सिंपली वैल्यूज को पुट किया। आप खुद करके देखना तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए जरा, 3/m/3l⁻³ ये एज इट इज। ये टर्म देखिए, यहां से u1², यहां से v1², यहां w1² प्लस u2² v2² w2² प्लस un² vn² wn²। इन सभी को हमने यहां पर लिख दिया है कंबाइन करके। अब जरा आप देखिए, l⁻³ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? l⁻³ ही तो होता है। तो l⁻³ को हमने क्या पुट किया? v, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब u1² + v1² + w1² इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? c1²। u2² + v2² + w2² इसकी वैल्यू c2² के बराबर थी। और ये आपका cn का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द nth पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर? समझ में आया बेटा? अब देखिए जरा, यहां पर हमने क्या किया कि m था, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड। देखो, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं n, तो n × m क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द गैस। क्लियर है? तो n × m की जगह बेटा कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द गैस। 3 एज इट इज, v एज इट इज। अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये c1² c2² + cn² डिवाइड बाय n। क्लियर है? अब ये इसको हमने बेटा पहले देखिए जरा, ये वैल्यू जो है हमने इस वैल्यू को c के इक्वल माना, √c1² + c2² + cn² डिवाइड बाय n। इसको हमने क्या माना? c, यानी कि RMS वेलोसिटी। क्या माना हमने? RMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, c। तो अगर ये वैल्यू c के इक्वल है तो इसका स्क्वायर, रूट हटा दो, यहां स्क्वायर आ जाएगा, c का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? c²। c क्या है यहां पर? RMS वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। तो m/3v c का स्क्वायर। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है, यानी सिग्मा। 1/3 बच गया c²। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया 1/3 सिग्मा c²। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।